आखिर बहू भी तो बेटी ही है। आंचल बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ, काजल के ससुराल उससे मिलने के लिए। काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। उसकी शादी के बाद तो हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। वो तो ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, लेकिन तू कब करेगी? शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सास से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। सास बहुत खड़ूस और बहुत गुस्से वाली होती है। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो सिंगल हो और उसकी फैमिली में कोई भी ना हो। आंचल, तेरी सोच गलत है। सारी सास एक जैसी नहीं होती। कुछ सास अच्छी भी होती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। वो माँ, ये शादी की बात हम किसी और दिन कर सकते हैं। अभी मुझे काजल से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर आंचल अपनी सहेली काजल से मिलने उसके ससुराल जाती है। हाय काजल, कैसी हो तुम? शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। ऐसा नहीं है आंचल, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। ना बाबा, मुझे ये शादी के झमेले में नहीं पड़ना। तुम तो जानती हो ना सास कैसी होती है। मुझे तो सास के नाम से ही डर लगता है। आंचल और काजल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल की सास चिल्लाते हुए आती है। ओ महारानी, अगर घर में दोस्त आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम ही छोड़कर बैठ जाओ। इतना सारा काम पड़ा है, ये सब कौन करेगा? तेरा बाप? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैं अपनी सहेली से बहुत समय बाद मिली हूँ, इसलिए काम पर ध्यान ही नहीं गया। मैं अभी जाकर सारे काम कर देती हूँ। सास के नाम से डरने वाली आंचल अपनी सहेली की सास का ऐसा बर्ताव देखकर और डर जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के घर से लौटकर अपने घर वापस आ जाती है। आंचल, ये देख, इस लड़के का नाम वीर है और इसका घर परिवार भी बहुत अच्छा है। अगर इस घर में तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। फोटो देखकर बता, लड़का कैसा लगा तुझे? माँ, लड़का तो दिखने में अच्छा खासा है, लेकिन आप तो जानती हो ना कि मुझे सास से कितना डर लगता है। आंचल, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि हर सास एक जैसी नहीं होती है। अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो हो गई तेरी शादी। मैं तेरी शादी कब से कराना चाहती हूँ, इसलिए लड़के की फोटो देख ले और मुझे बता कि लड़का कैसा है। और अब तेरी एक भी नहीं चलने वाली है। बहुत सुन लिया मैंने तेरी। इतना कहकर बबीता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपनी माँ के गुस्से को देखकर आंचल को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आंचल की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। देखो बहू, तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को डेकोरेट करवाया है। तुम्हें ये सब अच्छा तो लगा ना? देखो जरा, कितने प्यार से बात कर रही हैं। शुरू में सारी सास ऐसे ही प्यार से बात करती हैं। इनके असली रंग तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही दिखते हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वीर बेटा, बहू को कमरे में ले जा। बहू काफी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेगी। मैं तुम दोनों के लिए जब तक कॉफी भिजवा देती हूँ। वीर आंचल को कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर बाद आंचल की सास मोहिनी आंचल और वीर के लिए कॉफी भिजवा देती है। और ऐसे इनकी शादी का पहला दिन गुजर जाता है। आज तो मुझे उठने में इतनी देरी हो गई है। माँ सही कहती थी कि जल्दी उठने की आदत डाल ले, वरना ससुराल में पछताएगी। 8 बज गए हैं, थोड़ी देर में मेरी सास चिल्लाते हुए आएगी और कहेगी, क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें जल्दी उठना भी नहीं सिखाया? आंचल इतना कही रही होती है कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, तुम अभी तक सो रही हो? सॉरी माँ जी, शादी की थकान की वजह से ना मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप मुझे प्लीज डांटिएगा मत। अरे बहू, इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? मैं समझ सकती हूँ, शादी की तैयारी में ढंग से सोने का समय नहीं मिलता है। अगर तुम्हें थोड़ी देर और सोना है तो तुम सो जाओ, फिर तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। जब नींद पूरी हो जाए तो तुम रेडी होकर बाहर आ जाना। आज तुम्हारी पहली रसोई है, ठीक है? मोहिनी के मुंह से पहली रसोई की बात सुनकर आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज से पहले आंचल ने किचन में कदम भी नहीं रखा होता है। उसे खाना बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आंचल जल्दी से उठकर रेडी होती है और अपनी सास के पास जाती है। अरे आ गई बहू तुम, चलो मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। ये हमारा किचन है। इस तरफ सारे बर्तन हैं और इस तरफ सारे मसाले और सब्जियां हैं। और ये मैंने खीर बनाने का सारा सामान रख दिया है। तुम जल्दी से खीर बना दो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैंने तो आज तक किचन में पैर भी नहीं रखा, तो मैं खीर कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। आंचल जल्दी से यूट्यूब ऑन करती है और खीर बनाने की रेसिपी देखकर खीर बनाती है। ऑनलाइन रेसिपी देखने के बाद भी आंचल ठीक तरीके से खीर नहीं बना पाती है और आधी कच्ची बनी हुई खीर अपने सास और अपने पति को दे देती है। अरे वाह, खीर तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है।
देखते हैं खाने में कैसी बनी है। सारे के सारे चावल कच्चे हैं, दूध भी ढंग से पका नहीं है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है आंचल? तो क्या हुआ वीर, बहू को खाना बनाना नहीं आता? मैं सिखा दूंगी बहू को खाना बनाना। अपनी सास का ये रवैया देखकर आंचल बिल्कुल हैरान हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, अरे मोहिनी बहन, तुम यहाँ, वो भी इतने दिनों के बाद? हाँ सुनीता बहन, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज मिल लेती हूँ। तुम्हारी बहू महिमा कहाँ है? पड़ी होगी अपने कमरे में पूरा दिन, आराम करने के अलावा उसे आता ही क्या है? अपनी बहू के बारे में ऐसा तो मत बोलो। मैं जब भी देखती हूँ तो बेचारी महिमा काम करने में ही लगी रहती है। बहुत प्यार है बहू के लिए तुम्हारे दिल में। हाँ सुनीता, अगर हम किसी की बेटी को तकलीफ देंगे तो कल को हमारी बेटी की भी तो शादी होगी। मोहिनी की बातें सुनकर सुनीता को पसंद नहीं आती है और वो मुंह बना लेती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन अचानक आंचल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहू को? इनको मलेरिया हो गया है। मैंने ये सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम से दवाइयाँ दे दीजिएगा और इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत अच्छे से अपनी बहू का ख्याल रखती है। टाइम से अपनी बहू को खाना देना, दवाई देना, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। ये सब देखकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि हर सास एक जैसी नहीं होती है। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, शादी से पहले मैं सोचती थी कि सारी सास ना एक जैसी होती हैं, जो अपनी बहू को परेशान करती हैं और दिन रात उन पर अत्याचार करती हैं। मुझे हमेशा से ही लगता था कि मेरी शादी के बाद मेरी सास भी ऐसी होंगी, जो मुझे दिन रात परेशान करेंगी, अत्याचार करेंगी, मुझसे घर के सारे काम करवाएंगी। लेकिन मेरी सोच गलत थी माँ जी। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। हर लड़की शादी से पहले अपनी सास के बारे में ऐसा ही सोचती है। माना सास गुस्से वाली होती है, लेकिन अपनी बहू से प्यार भी करती है। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। मैं तुझे बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानती हूँ, समझी? अपनी सास की सारी बातें सुन आंचल मोहिनी के गले लग जाती है और मोहिनी भी आंचल को गले लगा लेती है। जिसके बाद आंचल और मोहिनी अब बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। एक छोटे से शहर में पूजा और पायल नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके पिता रामलाल 5 सालों पहले गुजर गए थे। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उनकी माँ की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ चलिए, आप अच्छे से अस्पताल से दवा लेने चलिए। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जब ऊपर से भगवान जी बुलावा देते हैं तो फिर इंसान को वहाँ जाना पड़ता है। आप क्या कह रही हो माँ? अपनी बच्चियों के मासूम चेहरे को देखकर उसकी माँ की आंखें भर आई। मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा अच्छाई और सच्चाई का दामन थामे रखना। कभी भी किसी का बुरा मत करना और हाँ, हमेशा अपना ख्याल रखना। पूजा की माँ अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखे ये बातें बोलती हुई इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब उनकी माँ को इस दुनिया से गए हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन पायल घर के दरवाजे पर बैठी थी कि तभी वहाँ पर एक एसडीएम की गाड़ी आकर रुकती है। ये कौन है? दीदी बाहर चलो, लगता है कोई हीरो आया है। दोनों मासूम बहनें एसडीएम साहब को देखने घर से निकल जाती हैं और पायल उनके पास आकर बोलती है, सुनिए। हाँ बोलो बेटा। क्या आप कोई हीरो हो? मासूम बच्ची की बात सुनकर एसडीएम हंस पड़ा। तभी एक आदमी बोल पड़ा, हाँ ये हमारे असल जिंदगी के हीरो हैं। क्या सच में हीरो होते हैं? ये हीरो कैसे बना जाता है? ये हीरो बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, तो अगर मैं भी अपनी बहन को पढ़ाई करवाऊं तो क्या वो भी आपकी तरह ही बन जाएगी? बिल्कुल, अगर तुम्हारी बहन सच्चे मन से पढ़ाई करेगी तो वो भी जरूर मेरी ही तरह हीरो बन जाएगी। एसडीएम उसे समझाकर अपना काम करने लगा। उस छोटी सी घटना ने नन्ही पायल के दिमाग पर बहुत असर डाला था। उस दिन के बाद से पायल ने ठान लिया था कि वो भी अपनी छोटी बहन पूजा को बहुत ज्यादा पढ़ाएगी और उसे भी एक बड़ा और कामयाब इंसान बनाएगी। अब मुझे मेहनत करके अपनी पूजा को पढ़ाना होगा, फिर चाहे मुझे किसी के घर जाकर ही काम क्यों ना करना पड़े। पायल ने उस दिन के बाद से बहुत मेहनत की और अपनी बहन का स्कूल में एडमिशन करा दिया। इस तरह से अब पायल को एडमिशन कराए हुए 5 साल हो चुके थे। पूजा भी अब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। पायल तो बहुत ही नेक दिल लड़की थी, लेकिन पूजा में स्कूल जाने की वजह से अपनी बहन को लेकर घमंड आ चुका। पूजा, ले तेरा टिफिन। दीदी हमेशा यही पराठा और अचार ले जाते हुए अब मुझे शर्म आती है।
आप आज मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से ही कुछ खरीद कर खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे अब दो भी, मुझे देर हो रही है। आपने तो कभी भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, तो आपको तो इस सब का कोई अंदाजा नहीं है। पूजा की बातें सुनकर पायल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसे पैसे दे दिए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। अब दोनों ही बहनें जवान हो चुकी थी। पूजा की एसडीएम की पढ़ाई भी अब बस पूरी ही होने वाली थी। पूजा, आखिरकार अब मेरा सपना पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। मैं चाहती हूँ तू एसडीएम बनकर लोगों की भलाई के लिए काम करे। माँ भी हमेशा कहती थी कि कभी भी अच्छाई और सच्चाई का दामन मत छोड़ना, तो तू भी हमेशा अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना। हाँ हाँ जानती हूँ। अब ज्यादा मुझे अपनी राम कथा मत सुनाओ। पूजा की बात सुनकर पायल चुप हो गई। पूजा हमेशा पायल को इसी तरह से चुप करा दिया करती थी। इसी तरह से दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद पूजा एसडीएम बन गई। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बहन। मैंने तुझे इस पद पर पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। लोगों के घर में बर्तन साफ किए हैं, दूसरे लोगों के घर खाना बनाया है, लेकिन आज लग रहा है कि मेरी पूरी मेहनत रंग ले आई है। जो जिस लायक होता है उसे वही काम करने को मिलता है। पूजा टेढ़ा जवाब देती हुई घर से बाहर चली गई। एसडीएम बनने के बाद पूजा स्वार्थ में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। उसे ना अपनी माँ की बातें याद थी और ना ही अपनी बहन की मेहनत। पूजा कभी भी अपना काम ईमानदारी और लोगों की भलाई के लिए नहीं करती थी। वो हमेशा लोगों से रिश्वत लेती थी और अपने स्वार्थ के लिए काम करती थी। देख पूजा, मान जा, इस तरह से एसडीएम बनकर लोगों से रिश्वत लेना और बस अपनी जेब को गर्म रखने के लिए काम करना अच्छा नहीं है। तू इस समाज की सुधारक है, तो तुझे पैसे के लिए नहीं, लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। मुझे मत सिखाओ, आप तो कुछ भी जानती नहीं हो, तो आप बस मेरे सामने इस मुंह को चलाना बंद कर दो। इसी तरह से दोनों बहनों के कलेश में दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों बहनों में इसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि बस अब बहुत हुआ पायल। तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? पूजा, तू मेरा नाम लेकर कैसे बात कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती हूँ, बोल। अरे मैं एसडीएम हूँ और तू कौन है? एक अनपढ़ गंवार लड़की। अरे तू क्या मुझे सिखाएगी? मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे काम करना है, और जब तक तू यहाँ पर रहेगी मैं अपना काम सुकून से नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने तेरा भी जुगाड़ कर दिया है। पूजा, तू क्या बोल रही है? अभी समझ आ जाएगा। पूजा बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है कि वो लोग आ गए। कौन आ गए? पूजा ने पायल को इग्नोर करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर पागल खाने ले जाने वाली टीम खड़ी हुई थी। कौन है? किसे लेकर जाना है? अंदर आइए, इस लड़की को यहाँ से ले जाइए, इसका मानसिक संतुलन खराब है। पूजा ने पायल की तरफ इशारा किया। देखकर लगता तो नहीं है कि ये पागल है, लेकिन चलो साथियों उठा लो इसे। बेचारी पायल बहुत चिल्लाई, लेकिन स्वार्थ में डूबी हुई पूजा को उसकी एक चीख सुनाई नहीं देती है। उसने बेदर्दी से अपनी बहन को पागल खाने भिजवा दिया। वहां पागल खाने में पायल पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा सभी से जी भर कर रिश्वत ले रही थी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा घर में अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। अरे यार, कहाँ चले गए? मैंने यही तो रखे थे। पूजा उन्हें ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथ से टकरा कर उनकी फैमिली की एल्बम गिर पड़ी और उसमें वही तस्वीर खुली थी जिसके अंदर उसकी बहन और माँ बाबा की फोटो थी। उसे देखते ही सभी पुरानी यादें पूजा की आंखों के आगे उमड़ने लगते हैं। उसे अपनी माँ की मौत के समय बोली हुई बातें याद आने लगती है और किस तरह से उसकी बहन ने उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस पद पर पहुंचाया था, वो मंजर भी उसकी आंखों में उसे दिखाई देने लगा। ये मुझसे क्या हो गया दीदी? मैं इस स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि मुझे आपका प्यार और मेहनत तो दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन पूजा ने तभी अपनी गाड़ी निकाली और वो पायल को लेने पागल खाने पहुंच गई। पागल खाने में अपनी बहन की हालत देखकर पूजा को अपने किए पर बेहिसाब शर्मिंदगी हुई। क्यों आई है दीदी? ऐसा मत बोलो, मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इस स्वार्थ ने मुझे भटका दिया था, लेकिन अब मुझे अकल आ चुकी है। मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। अपनी बहन को हो सके तो माफ कर दो दीदी। पायल को अपनी बहन का ये वाला रूप देखकर बहुत खुशी हुई और वो सब कुछ भूलकर उसके गले लग गई। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पूजा पायल को वापस से घर में ले आई और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।